नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग पिछले दिन जो पढ़ रहे थे, पिछले दिन की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ने का जो काम किया था उसमें था लिंग निर्धारण। उसमें हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था संज्ञा शब्दों में लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये बहुत जटिल समस्या थी। किसी चीज का लिंग कैसे निर्धारण किया जाएगा, जबकि लिंग दो है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। तो तमाम प्रकार की चीज थे। तो मैंने उसमें आप लोगों को बताने की कोशिश किया था। इसके कुछ सामान्य से नियम है, नियमावली है। वह 8-9 नियम थे जो निर्धारित होने का काम किया। उस हिसाब से आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। एक बात और उसमें दे रखा था, कुछ चीजों का लिंग व्यवहारिक ज्ञान में भी निर्धारण करने का काम किया जाता है। व्यवहार रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं व्यवहार रूप में, उसके हिसाब से उसके लिंग का निर्धारण करने का काम किया जाता है। तो आज की टॉपिक है आपकी संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण। आपकी टॉपिक है संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण। ये रहा। तो आज की जो आपकी टॉपिक है, आपका आज का जो विषय है वह विषय है संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण। इसमें ये कहना चाहे कि जो संज्ञा है यानी जो नाम, देखो नाम को संज्ञा कहते हैं या संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। इसमें ये रखने का काम किया हुआ है कि जो संज्ञा है यानी जो नाम है, उस नाम को या उस संज्ञा शब्द का जो वर्गीकरण है, उस संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने भागों में बांटने का काम, या नाम को कितने भागों में बांटने का काम किया गया है, ये आज का आपका विषय है। तो आपका विषय है संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण। यानी जो संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द है, उन संज्ञा शब्दों का जो वर्गीकरण है, जो भाग है, जिनको कई भागों में बांटने का काम किया, वो कौन कौन से हैं। तो आप समझिए, यदि ये प्रश्न आपका है तो आपका एक उत्तर होगा कि संज्ञा शब्दों के संज्ञा शब्दों के प्रमुख कुछ भेद पाए जाते हैं। देखिए, पहली बात कहता है कि जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो कहता है कि संज्ञा शब्दों के प्रमुख कुछ भेद पाए जाते हैं। कहता है इनके कितने भेद हैं, तो कहता है संज्ञा शब्दों के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। 5 भेद पाए जाते हैं। कहता है कि संज्ञा जो शब्द है, उस संज्ञा शब्दों के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। यानी संज्ञा शब्दों को 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है, या संज्ञा शब्दों को 5 भागों में बांटने का काम किया गया है, जिनके नाम आप समझ सकते हैं। कहता है कि संज्ञा शब्दों को यदि 5 भागों में बांटने का काम किया गया है, या संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण जो 5 भागों में करने का काम किया गया है, तो उनके नाम क्या होंगे। सामान्य सी बात है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। यदि आपने कहा कि संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो संज्ञा शब्दों का जो वर्गीकरण है वह प्रमुख रूप से उनके भेद को किया जा सकता है। तो कहता है कि संज्ञा शब्द जो है, उन संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण मूल रूप से 5 भेदों में किया गया है। यानी संज्ञा शब्दों को
5 भागों में बांटने का काम किया गया है। जैसे यदि आपसे पूछ दे, यदि संज्ञा शब्द को 5 भागों में बांटने का काम किया गया है, वे 5 भाग कौन कौन से, वे 5 वर्गीकरण कौन कौन से, या वे संज्ञा के या वे नाम के 5 भेद कौन कौन होने का काम करेंगे? तो कहता है कि नंबर 1 कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहली बात कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण है, तो संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। वे 5 भाग में पहला नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा कहता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा कहता है भाववाचक संज्ञा और चौथा कहता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, चीज ये बताऊंगा कि जो संज्ञा की मूल रूप से तीनों थी, जो संज्ञा थी, यानी संज्ञा शब्दों का जो वर्गीकरण था, इसको मूल रूप से तीनों भागों में बांटने का काम किया गया था। लेकिन जब अंग्रेजी आई तो अंग्रेजी के विद्वानों ने 2 और लोगों को जोड़ देने का काम किया। 4 हो गया और 5वां है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ये देखिए, यदि आपका प्रश्न कभी भी ऐसा बनाए कि संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है या नहीं, तो आपका उत्तर होगा कि संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है, या संज्ञा शब्दों के भाग को किया जा सकता है, या संज्ञा शब्दों को तोड़ा जा सकता है। उसमें बात और का है, या ये पूछे कि नाम को, कुछ संज्ञा कहे चाहे नाम कहे, बात एक ही है। नाम का वर्गीकरण अगर पूछे तो भी यही होगा। तो कहता है कि संज्ञा शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया, तो कहता है कि संज्ञा शब्दों के कुछ प्रमुख भेद हैं। कहता है कि जो संज्ञा शब्द है, इन संज्ञा शब्दों के कुछ प्रमुख रूप से भेद है। कहता है कौन कौन? तो कहता है कि संज्ञा शब्दों के प्रमुख रूप से 5 भेद पाए जाते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। ये रहा आपका संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण। या कहूँगा जो संज्ञा शब्द था, उन संज्ञा शब्दों का जो वर्गीकरण करने का काम किया गया है, उसको 5 भागों में बांटने का काम, जबकि ये हिंदी और संस्कृत मात्र 3 ही थे। जब अंग्रेजी आई तो अंग्रेजी वालों ने 2 और जोड़ देने का काम किया, जिसमें 2 था, एक था समूहवाचक और एक था द्रव्यवाचक। क्या था, 2 लोगों को इन लोगों ने, अंग्रेजी के जो विद्वान आए, तो इन अंग्रेजी के विद्वानों ने 2 संज्ञाओं को और जोड़ देने का काम किया। इसलिए आज भी हम लोग, ये संस्कृत हो या हिंदी हो और अंग्रेजी में भी पढ़ा जाता होगा संभवतः, तो आज हम लोग 5 संज्ञाओं को पढ़ने का काम करते हैं। तो हम प्रत्येक संज्ञा पे आज आपसे चर्चा करने का काम करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे आपसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की। यहां पे आप कर लीजिए, हम चर्चा करेंगे आज व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये देखिए, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं, ये क्या होता है। यदि ये प्रश्न आपका कहीं पर भी बनाए या ये प्रश्न आपसे पूछने का काम करे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो आपका उत्तर होगा वे शब्द, कहता है वे शब्द जिनके एक ही जिनसे एक ही वस्तु व्यक्ति, कहता है वस्तु व्यक्ति और स्थान आदि का बोध कराता हो। कहता है स्थान आदि का बोध कराता हूं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। देखिए ये परिभाषा बहुत दूसरे लोग रटते चले आ रहे हैं। परिभाषा है कि पहले तो जब हम लोग छोटे थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, तो उसमें रटाया गया था, व्याकरण की परिभाषा रटाई गई थी यही कि व्याकरण वह विद्या है जिससे किसी भाषा का पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए, इतना रटाया गया। अब लगता है और वही चीजें आज भी पढ़ना है, तो आपको पहले पढ़ना है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते। कहता है व्यक्ति एक हो सकता है, केवल जहां एक चीज हो उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। कहता है वे शब्द जिनसे एक ही वस्तु, उसने कहा वह वस्तु केवल एक ही होगी, वह स्थान केवल एक ही होगा, वह व्यक्ति केवल एक ही होगा, जहां केवल एक का बोध कराया जाए, जहां सिर्फ एक का बोध हो, जहां केवल एक ही का बोध कराने का काम किया जाए, उसके सिवा दूसरा तो नहीं का हो सकता है या दूसरा उसका हो ही नहीं सकता है। तो जहां सिर्फ एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का बोध कराया जाए, जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बोध कराने का काम किया जाए, वहीं पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होने का काम करता है। जैसे कहता है, अगर कहते हो जैसे व्यक्ति कह दे, व्यक्तिवाचक है तो कहता व्यक्तियों की, इसको मिटा दीजिए, व्यक्तियों के नाम, कहता है व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम कहता है, व्यक्तियों के नाम में हो जाएगा राम हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा और श्याम इत्यादि, कहता है इत्यादि प्रकार की। इसमें ये रखने का काम किया हुआ है, ये सब क्या है, ये व्यक्तियों के नाम है। राम है, मोहन है, कृष्ण है, श्याम है इत्यादि, गांधी, जिसका भी आप नाम ले लोगे वह सब क्या है, ये व्यक्ति है। इन व्यक्ति, एक व्यक्ति का जब बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, एक स्थान का बोध हो तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, एक वस्तु का बोध वह भी व्यक्तिवाचक, जब एक का केवल बोध हो तो व्यक्तिवाचक होगा। दूसरा है स्थानों के नाम, दूसरा है स्थानों के नाम। स्थान में अगर कहते हो आपसे आगरा, मथुरा, काशी, गाजीपुर इत्यादि, कहता इत्यादि। ऐसा होता, देखिए जहां स्थानों के नाम में भी केवल एक स्थान का बोध कराए, आगरा कहने मात्र से सिर्फ आगरा का ही बोध होगा, कोई दूसरी चीज का बोध नहीं होगा। मथुरा कहने से केवल मथुरा का बोध होगा
और दूसरी चीज का बोध नहीं हो सकता है। काशी कहने से काशी का बोध होगा, दूसरी चीज का बोध नहीं होगा। गाजीपुर कहने से मात्र गाजीपुर का बोध होगा, अन्यथा और किसी दूसरे का बोध नहीं होगा। इसको कहता है, ये स्थान के नाम है। और कहता है ग्रंथों के नाम अगर दे दी वह, ग्रंथों के नाम, तो ग्रंथों के नाम में कह दे रामायण, रामायण हो गया, कादंबरी, कामायनी, कामायनी इत्यादि। ये सब क्या है? इसलिए कह रखा है कि जब केवल एक का जहां पर भी बोध हो, उस एक के सिवा दूसरे का बोध नहीं होगा, वहीं पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसने कह रखा जहां किसी व्यक्ति का बोध होगा, केवल एक व्यक्ति का बोध होगा, जहां केवल एक ही स्थान का बोध होगा, जहां केवल एक ही वस्तु का बोध होगा, जहां सिर्फ एक का बोध होगा, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर उसके सिवा और भी कोई है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, बल्कि वह हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। क्यों जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि ये कहता है कि व्यक्ति एक होता है, स्थान एक होता है और वस्तु एक होती है, उसका एक नाम होगा। कहता वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहने का काम क्या? तो ये है, जहां सिर्फ एक का बोध होगा तो समझ लेना कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये रहा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे आप पढ़िए दूसरा पढ़िए आप। हाँ, एक चीज और उसमें था, एक चीज और है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जब एक से अधिक चीजों का बोध कराना शुरू कर देगी, यानी जैसे एक स्थान हो, जैसे कह दिया जाए बनारस या कह दिया जाए गाजीपुर, तो गाजीपुर जब एक स्थान से कई और भी दिखाना शुरू कर दे, यानी गाजीपुर के कई जगह गाजीपुर हो, तो इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा, तब वो जातिवाचक हो जाएगा। अब वह जातिवाचक हो जाने का काम करेगा। तो ऐसा होता है, जैसे कह दिया जाए कि आज जयचंदों की कमी नहीं है, तो कहने का मतलब जयचंद जिस प्रकार के काम को किया था, उस तरह के काम आज तमाम लोग करने वाले हैं। तो अब जयचंद वहां व्यक्तिवाचक नहीं रह जाएगा, वह जातिवाचक रह जाने का काम करेगा। तो ये रहा आपका व्यक्तिवाचक। अब आप पढ़िए जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यदि यही आपका प्रश्न आए तो आपका एक उत्तर होगा, उत्तर यह होगा वे शब्द, कहता है वे शब्द जिनसे किसी एक जात, वे शब्द जिनसे किसी एक जाति का बोध हो, जिनसे किसी एक जाति का, जिनसे किसी जात या जाति या अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक वस्तुओं का बोध हो। कहता है वे शब्द जिनसे किसी एक जाति या अनेक वस्तुओं का बोध, जहां पे समान ज्यादा हो, एक ही समान बहुत ज्यादा हो, एक ही नाम के बहुत से हो। यह कहता है कि वे शब्द जिनसे किसी एक जाति विशेष का और अनेक वस्तुओं का बोध हो,
उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कहता है जैसे भाई, पिता, भाई, पिता, घोड़ा, घड़ी इत्यादि। ये कहता भाई तो तमाम भाइयों का बोध हो रहा है, किसी एक भाई का नहीं, यहां पे तमाम भाइयों का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है भाई जातिवाचक होगा। पिता कहने मात्र से सारे पिता शामिल है, इसलिए कहता पिता भी यहां क्या होगा जातिवाचक होगा। घोड़ा कहने से सभी घोड़े इसमें शामिल है, इसलिए कहता यह जातिवाचक संज्ञा है। घड़ी कहने से सभी घड़ियां शामिल है, इसलिए कहता है यहां पे क्या होगा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि इसको जातिवाचक संज्ञा को यदि आपको बनाना है व्यक्तिवाचक, तो एकदम इसके पास जाना होगा, इसका उत्तर नजदीक से देना होगा, इसका उत्तर और भी नजदीक करना पड़ेगा। जैसे घड़ी है तो घड़ी में एक घड़ी कहने मत सारी घड़ियों का बोध होता है, लेकिन जब घड़ी में किसी घड़ी का नाम ले, किसी कंपनी का नाम ले, तो समझ लेना तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा तो व्यक्ति हो जाएगा, जब तक अनेक है तो वह जातिवाचक संज्ञा है। ये आपका रहा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा पढ़िए आप, भाववाचक संज्ञा। कहता है कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। इसमें ये कहता है वे शब्द जिसमें किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए कहता है गुण में मिठास हो गया, खटास हो गया, तीखा इत्यादि। ये सब क्या है, एक प्रकार का मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा जो भी कुछ है, ये एक प्रकार का भाव है, ये एक प्रकार का क्या है भाव है। अगला कहता है दूसरा है दशा। दशा क्या है, दशा कहता है गरीबी, अमीरी इत्यादि। ये क्या है, एक दशा है, ये भाव है। दशा भी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। स्थान के विषय में कहता है ये व्यापार की बात अगर करता है तो आपका होगा चढ़ाई, उतराई इत्यादि। और कहता है विद्या, गणित है, अर्थशास्त्र है,
ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। उसने कहा अगर भाववाचक संज्ञा आपको जाना, जहां पे जिस चीज का भाव आपको मिलने का काम कर, जहां आपको भाव आभासित होने का काम करता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसने कहा वे सब जिनसे किसी वस्तु के गुण का, उसने कहा किसी वस्तु के गुण का, उसके दशा का, उसके व्यापार का, आदि का जहां पर भी बोध होगा तो समझ लेना कि भाववाचक संज्ञा। जैसे गुण में कहता है मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, जो भी कुछ है, ये एक प्रकार का क्या है? ये भाव है, इसलिए कहता है भाववाचक है। दूसरा कहता है दशा होती है, दशा को भी उसने क्या रखा है? भाव है। अमीरी, गरीबी, छोटा, ये क्या है? ये सब के सब दशा है। व्यापार में चढ़ाई उतराई इत्यादि प्रकार की चीजें क्या है? सब दशा है। और आगे ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। और आप चौथा पढ़िए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, ये समूहवाचक संज्ञा है। यदि समूहवाचक संज्ञा आपको जानना है तो इसमें आपका एक होगा प्रश्न, वे शब्द जिनसे एक ही जाति के, जिनसे एक ही जाति की, जिनसे एक ही जाति के समूह का बोध होता है, एक ही जाति के समूह का बोध, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहता है। वे सब जिनसे एक ही जाति की, यानी जाति एक है, उसको एक समूह का बोध हो, जहां पे एक जाति हो, उस जात के समूह का जहां बोध होने का काम करता हो, उसे जात समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, संघ, कक्षा, सेना, संघ, गिरोह, दल इत्यादि। ये सब क्या है? समूह। कहता है एक समूह में एक झुंड जहां पे महसूस हो, कहता है कक्षा, सेना, संघ, गिरोह, दल इत्यादि प्रकार की जो भी चीजें हैं, ये क्या है? जहां पे समूह का बोध कराता हो, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। यहीं पर देख लीजिए आप, द्रव्यवाचक, ये द्रव्यवाचक संज्ञा यही देख लीजिए। कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है वे शब्द, वे शब्द या वे पदार्थ, करिए इसको, वे पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। वे पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं जिन्हें नापा, तौला, जा सके, परंतु गिना न जा सके, उसे कहते हैं। उसने देखिए एक बात कहता है कि जिसको द्रव्य यानी जिसको नापा जाए, जिसको तौला जाए, जिसको जोखा, जो भी कुछ करने का काम किया, लेकिन उसको गिना नहीं जाए, उसको कहते हैं
द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, ये कपड़ा, लोहा, सोना, चांदी, कपड़ा इत्यादि। ऐसे बहुत भाई जिन चीजों को नापा जा सकता हो, जिन चीजों को तौला जा सकता हो, जिनको ये नापा तौला जोखा जो भी किया जा सकता हो, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता हो, गिना नहीं जा सकता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का काम किया जाता है। तो आज आप लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण। तो संज्ञा शब्दों का जो वर्गीकरण है, इसके 5 भागों में बांटने का काम किया गया है। संज्ञा शब्दों के वर्गीकरण 5 प्रकार के हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सारे को आपको मैंने बताने का काम किया, सारी चीजों को आपके सामने रखा गया, आपने समझा, आपने जाना। यदि इसके बाद भी किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके समाधान को करने का काम किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी हमारी और आपकी, और आगे जो भी टॉपिक बचा हुआ है उस पर चर्चा करने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।